हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, जो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 to 10 मार्क्स तक का जनरली वेटेज रखता है। मिनिमम से मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा चैप्टर है कॉन्सेप्चुअली और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वो बेसिकली पूरी अकाउंट्स में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। तो अगर आप इसको लास्ट तक अगर आप रिवाइज करते हैं, लास्ट तक पूरा लेक्चर देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन अपना गुड्स, चाहे वो परचेज किया हुआ हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ हो, जब कोई पर्सन अपना गुड्स परचेज किया हुआ या मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ किसी दूसरे पर्सन के थ्रू सेल करने के लिए उसको सेंड करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं। यस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है? दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन गुड्स का ऑनर होता है जो अपने गुड्स को सेल करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को क्या करता है? सेंड करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो जो दो पर्सन है उसमें से एक पर्सन होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर को प्रिंसिपल पर्सन भी कहा जाता है और कंसाइनी इज बेसिकली एजेंट। तो सपोज ऐसे अगर मैं बोलूं कि ए ने क्या किया, कुछ गुड्स परचेज किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया, और वो इसको सेल करने के लिए बी को सेंड करता है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ए इज बेसिकली कंसाइनर एंड बी इज बेसिकली कंसाइनी और एजेंट होता है। तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जो जब कोई पर्सन अपने गुड्स को किसी दूसरे पर्सन के थ्रू क्या करता है? सेल करता है, तो उसको हम लोग कंसाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है? इस चैप्टर का मेन पर्पस है कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, यस, कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उनकी अपने को अकाउंटिंग करनी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। और उसके पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? उसके पीछे मेन ऑब्जेक्ट है कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्या बोला मैंने? बताएं। इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्ट अगर अपन बात करें तो इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अपने को अकाउंटिंग करनी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेसिकली कंसाइनर इज अ प्रिंसिपल पर्सन। कंसाइनर जो है वो प्रिंसिपल पर्सन है और उसकी वजह से जो भी कंसाइनमेंट में इनकम होती है, जो भी एक्सपेंस होता है या जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, दैट बिलोंग्स टू ओनली कंसाइनर। और कंसाइनी जो है वो एजेंट है जो कंसाइनर के बिहाफ पे काम करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? कमीशन से मतलब होता है। तो अपने को क्या करना है? कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो कंसाइनर की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक प्रॉफिट कैलकुलेशन और एक फाइनल सेटलमेंट। ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कंसाइनर अपनी बुक में एक नॉमिनल अकाउंट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, जो नेचर में क्या होता है? नॉमिनल होता है। और फाइनल सेटलमेंट क्यों? क्योंकि गुड्स कंसाइनी सेल करने वाला है, एजेंट सेल करने वाला है, जबकि खर्चा सारा कौन करता है? कंसाइनर करता है। तो फाइनल सेटलमेंट के लिए कंसाइनर अपनी बुक में क्या करता है? कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बनाता है। ये नेचर में पर्सनल अकाउंट होता है। जबकि कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंसाइनी का प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कंसाइनी कोई पार्टनर नहीं है कि उसका प्रॉफिट में इंटरेस्ट हो। तो कंसाइनी का कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं होता है, तो उसको प्रॉफिट से भी कोई लेना देना नहीं है। बस कंसाइनी को क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है कि कंसाइनी को कंसाइनर को फाइनली कितना अमाउंट पेमेंट करना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, कंसाइनी अपनी बुक में एक ही मेन अकाउंट बनाता है, दैट इज कंसाइनर्स अकाउंट, जो नेचर में क्या होता है? पर्सनल होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग मेन अकाउंट्स की बात करें तो कंसाइनर की बुक में एक बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, जो नेचर में नॉमिनल है। जितने भी एक्सपेंस होंगे चाहे वो कंसाइनर ने किए हों चाहे कंसाइनी ने किए, वो सब डेबिट होंगे। और जितनी भी इनकम है वो इस अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट होगी। और फाइनली ये अकाउंट आपको बताएगा कि कंसाइनमेंट पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। और कंसाइनर की बुक में कंसाइनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी कंसाइनी से रिसीवेबल है वो डेबिट करो और जो भी कंसाइनी को पेबल है वो सब क्या होगा? क्रेडिट होगा।
और फाइनली ये अकाउंट आपको बताएगा कि कितना अमाउंट रिसीवेबल या पेबल है कंसाइनी को या कंसाइनी से। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी कंसाइनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए वो अपनी बुक में एक ही अकाउंट बनाता है, दैट इज कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। तो जो भी अमाउंट कंसाइनी के लिए कंसाइनर से, जो भी अमाउंट कंसाइनी के लिए कंसाइनर से रिसीवेबल है वो इस अकाउंट में डेबिट होते हैं, और जो भी पेबल है वो इस अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो जनरली अगर मैं आपको बोलूं लॉजिकली तो क्या बोलूंगा पता है, ढंग से सुनना, कंसाइनर के लिए कंसाइनी से, कंसाइनर के लिए कंसाइनी से जो भी रिसीवेबल है, क्या बोला समझ में आया? कंसाइनर के लिए कंसाइनी से जो भी रिसीवेबल है वो कंसाइनी के लिए कंसाइनर को पेबल है। तो जो यहां पे डेबिट होने वाले वही यहां पे क्या होगा, क्रेडिट होने वाले। और ढंग से सुनना, जो भी कंसाइनर के लिए कंसाइनी को पेबल है वो ही कंसाइनी के लिए कंसाइनर से क्या होते हैं, रिसीवेबल होते हैं। तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि जो भी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट के डेबिट में आएंगे वो ही यहाँ पे इस अकाउंट के क्या होगा, क्रेडिट में आएगा, और जो यहाँ क्रेडिट होगा वो ही यहीं पे क्या होगा, डेबिट होगा। लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा, आपको लॉजिकली बहुत अच्छा लगेगा इस चैप्टर को सुनने और समझने में, ठीक है। तो अभी तक अपन ने बोला कि इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है। इस चैप्टर का मेन पर्पस है कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में रिकॉर्ड करना है। कंसाइनर कौन है बच्चों? कंसाइनर प्रिंसिपल पर्सन है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस होगा वो सब कंसाइनर का होगा। एंड कंसाइनी इज ओनली एजेंट, वो कंसाइनी एजेंट है कंसाइनर का, ठीक है। और कंसाइनर के दो मेन पर्पस होते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एक प्रॉफिट कैलकुलेशन और एक फाइनल सेटलमेंट। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए वो अपनी बुक में क्या बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है जो नेचर में नॉमिनल है, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम सारी क्रेडिट होती है। और फाइनल सेटलमेंट के लिए कंसाइनर अपनी बुक में कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बनाता है, जो भी रिसीवेबल्स हैं वो डेबिट में आएंगे और जो भी पेबल्स हैं वो क्रेडिट में आएंगे। और जो कंसाइनी है, कंसाइनी को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए वो अपनी बुक में प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कोई भी अकाउंट नहीं बनाता है। वो सिर्फ फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपनी बुक में कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट बनाता है। जो डेबिट में क्या आता है, जो भी कंसाइनर से रिसीवेबल है, और क्रेडिट में आता है जो भी कंसाइनर को पेबल है, ठीक है। अब जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बहुत लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आपने चाहे पढ़ा नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैं अगर बात करूं कि ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी है, ठीक है, ए इज कंसाइनर एंड बी इज कंसाइनी। अब क्या हुआ, ए ने 10,000 रुपीज का गुड्स सेल करने के लिए कंसाइनी को सेंड किया। अब मान लो कि ए का डेस्टिनेशन और बी का डेस्टिनेशन अलग अलग है, तो ए ने 10,000 का जो गुड्स है वो परचेज किया और किसको सेंड किया, बी को सेंड किया। अब गुड्स सेंड करने के लिए कंसाइनर ने क्या किया, लोडिंग एक्सपेंस का पेमेंट किया, लोड गुड्स को लोड कराना, इसी तरह से ट्रांजिट इंश्योरेंस, फ्रेटेज, ये सारा पेमेंट किसने किया, कंसाइनर ने किया, से सपोज 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोज कंसाइनी ने गुड्स को क्या किया, रिसीव किया, तो मैं कह सकता हूँ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी। फिर कंसाइनी उस गुड्स को क्या करेगा, अपने गोडाउन तक लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या होगा, जैसे कुछ अनलोडिंग एक्सपेंस होंगे, फिर यहाँ से गोडाउन तक ले जाने के लिए कुछ इंश्योरेंस या कुछ फ्रेट होगा, और ये सारा एक्सपेंस कंसाइनी पे करने वाला है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अब सपोज मान लेते हैं कि ये एक्सपेंसेस जो हुआ वो कितना हुआ, 500 हुआ। फिर कंसाइनी ने कंसाइनर के गुड्स को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज अरेंजमेंट्स किए। कंसाइनी ने कंसाइनर के गुड्स को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज अरेंजमेंट किए। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंस जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, स्टोरेज के लिए। से सपोज 500 स्टोरेज एक्सपेंस हुआ। फिर उसके बाद कंसाइनी ने कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए, से सपोज एडवर्टाइजमेंट या कैरीज आउटवर्ड, कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए, 2000 समथिंग के कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए। और फिर इसने सारा गुड्स क्या किया, सेल कर दिया 30,000 में। एंड इट इज एग्रीड कि इनके बीच में 10% क्या है, कमीशन है। ये एग्रीड है कि इन दोनों के बीच में कि बी को सेल पे 10% क्या होगा, कमीशन मिलेगा। दैट इज, ये छोटा सा एक एग्जांपल है कंसाइनमेंट का जिसमें ए कंसाइनर और बी कंसाइनी है।
आई होप कि आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको लास्ट तक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. आई विल कवर ऑल कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली. ठीक है. अब कंसाइनर का मेन पर्पस क्या है? कंसाइनर का मेन पर्पस है प्रॉफिट कैलकुलेट करना और फाइनल सेटलमेंट. तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए वो अपनी बुक में क्या बनाता है? प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए वो अपनी बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा जो नेचर में नॉमिनल है. जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम है वो सब क्या होगी? क्रेडिट होगी. ठीक है. अब जैसे अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो खर्चे खर्चे जो भी हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे, चाहे वो कंसाइनर ने किए हों चाहे कंसाइनी ने किए हों, क्योंकि बेटा जो कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर हो रहे हैं. तो अब जैसे 10,000 का गुड सेंड किया, ये डेबिट में आ जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद 1,000 का गुड सेंड करने के लिए कंसाइनर ने एक्सपेंस किया, ये भी डेबिट में आएगा. फिर कंसाइनी ने 3 एक्सपेंस किए. फर्स्ट उसने एक्सपेंस किया अप टू गो डाउन, फिर फॉर गो डाउन और फिर सेलिंग. अब ये कंसाइनी जो भी एक्सपेंस कर रहा है ये कंसाइनी के पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, ये सब कंसाइनर के बिहाफ पे हो रहे हैं. ये सारे एक्सपेंस कंसाइनर के ही हैं, बस पेमेंट कंसाइनी ने की है. तो ये जितने भी एक्सपेंस हुए 500 अप टू गो डाउन, 500 फॉर गो डाउन और 2,000 फॉर सेलिंग. ये एक्सपेंस करने के बाद कंसाइनी ने सारा गुड्स 30,000 में सेल कर दिया एंड दैट विल बी इनकम फॉर कंसाइनमेंट, जिस पे 10% कमीशन देना है जो कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है. दैट्स इट. फाइनली ये डिफरेंस आपको बता देगा कि कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है. तो आप माइनस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30,000 की इनकम है, उसमें से 10, 11, 12, 14 और 17,000 के 17 के एक्सपेंस है. मतलब बैलेंसिंग फिगर आई थिंक 13,000 का प्रॉफिट, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो बहुत इजी है कंसाइनमेंट, बहुत इजी है. अगर जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो सब डेबिट कर दो और जो भी इनकम हो रही है वो सब क्रेडिट कर दो, तो अकाउंट आपको बता देगा कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है. अब सेकेंड ऑब्जेक्ट कंसाइनर का सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल सेटलमेंट फाइंड आउट करना कि कंसाइनी से कितना अमाउंट अपने को लेना है. तो फाइनल सेटलमेंट के लिए उसने अपनी बुक में क्या बना रखा है? कंसाइनी का अकाउंट बना रखा है. ठीक है. तो यहां पे क्या आएगा? वो सारे ट्रांजैक्शन जो कंसाइनी ने किए ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर. यहां पे क्या आएगा? सारे ट्रांजैक्शन आएंगे जो कंसाइनी ने किए ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर. तो जो भी कंसाइनर से रिसीव, जो भी कंसाइनी से रिसीवेबल है वो डेबिट होगा और जो भी कंसाइनी को पेबल है वो सब क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो अब देखो कंसाइनी के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए यहां से. उसने पहले अप टू गो डाउन एक्सपेंस किया, ठीक है, फिर गोडाउन एक्सपेंस किया, फिर सेलिंग एक्सपेंस किया, फिर सेल किया, फिर उसका कमीशन. ये सब कंसाइनी के ट्रांजैक्शन है जो ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर हुए हैं. अब कंसाइनर बन के सोचो कि जो जो भी कंसाइनी को पेबल है वो सब क्रेडिट कर दो और जो जो भी कंसाइनी से रिसीवेबल है वो सब आप डेबिट कर दो. तो जैसे उसने 500 का एक्सपेंस अप टू गोडाउन किया, फिर उसने 500 का एक्सपेंसेस फॉर गोडाउन किया और फिर 2,000 का उसने सेलिंग एक्सपेंस किया. ठीक है. उसके बाद 30,000 का उसने सेल कर दिया जो हमको उससे लेना है और उस पर 10% मतलब 3,000 कमीशन अपने लिए उसको पेबल है. तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो 5,000 500 500 कितना हो गया? 1,000, 3,000, 6,000 अपने को उसको पे करना है. तो टोटल जो अमाउंट हमारे लिए उसको पेबल है, टोटल जो अमाउंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पेबल है वो कितना है? 6,000. और उससे रिसीवेबल हमारा उसके पास पैसा कितना है? 30,000 है. तो 30 में से 6 माइनस करें तो वी कैन से कि फाइनल सेटलमेंट में 24,000 कंसाइनी विल पे टू कंसाइनर. कंसाइनी कंसाइनर को क्या करेगा? सेंड करेगा. समझ में आया? अब देखो कंसाइनर की बुक में 2 अकाउंट मैंने बनाए. एक कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट टू फाइंड आउट कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कंसाइनमेंट पे गुड सेंड करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. प्रॉफिट हो रहा है तो वी शुड कंटिन्यू कंसाइनमेंट और अगर लॉस हो रहा है तो हमको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए. तो हमको ये पता होना ज़रूरी है कि किस कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है. और फाइनल सेटलमेंट में जो भी कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पे एक्सपेंस किए वो सारे अमाउंट हमारे लिए उसको क्या है? पेबल है. और जो उसने सेल किया वो हमारे लिए रिसीवेबल है. तो इससे ये पता चल रहा है कि कंसाइनमेंट पे 13,000 का प्रॉफिट हुआ, कंसाइनमेंट पे 13,000 का प्रॉफिट हुआ और फाइनल सेटलमेंट में कंसाइनर को कंसाइनी से 24,000 रिसीवेबल है.
अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अगर मैं बात करूं तो कंसाइनी का अकाउंटिंग करने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि उसको ये पता चले कि उसको कंसाइनर को कितना पे करना है. नाउ थिंक एज ए कंसाइनी. अब कंसाइनी बन के सोचो तो कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए वो कंसाइनर का अकाउंट बनाता है जो नेचर में क्या है, पर्सनल है. और जो भी रिसीवेबल है वो डेबिट करो और जो भी पेबल है वो क्रेडिट करो. अब कंसाइनी बन के सोचोगे तो ज्यादा बेटर है. अब कंसाइनी बन के सोचो, तुमने इतने सारे एक्सपेंस किए, ये सब ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर है. तो ये सब कंसाइनर से क्या है, हमारे को लेना है, रिसीवेबल है. फिर हमने 30,000 का सेल किया ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, दैट अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर, इसलिए ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा और उस पर 10% कमीशन क्या करना है, अपने लिए रिसीवेबल है. तो टोटल रिसीवेबल कितना हो गया, 6,000 हमको उससे लेना है कंसाइनर से, और उसका हमारे पास जो सेल अमाउंट पड़ा हुआ है वो 30,000 पड़ा हुआ है. तो 30,000 में से आप 6,000 डिडक्ट करके 24,000 क्या करो, रेमिट कर दो. समझ में आया? ये प्रॉफिट सही है क्या, गलत है? 10, 11 सही है, 10, 11, 12, 13, 14, 17, ओके फाइन, ठीक है. ये एक विदाउट एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के मैंने आपको समझाया कि हमको यहाँ पे करना क्या है. यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक. पर एक चीज समझने वाली बात है यहाँ, एक चीज समझने वाली बात ये है कि कंसाइनर के जो ट्रांजैक्शन है जैसे गुड सेंड एक्सपेंस, ये सिर्फ कंसाइनर रिकॉर्ड करता है. कंसाइनर के जो भी ट्रांजैक्शन है ये सिर्फ कौन रिकॉर्ड करता है, कंसाइनर रिकॉर्ड करता है. जबकि ये कंसाइनी के जितने भी ट्रांजैक्शन है, कंसाइनी के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कंसाइनर भी रिकॉर्ड करता है और कंसाइनी भी रिकॉर्ड करता है. तो जो मैंने बोला उसका कंक्लूजन ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन कंसाइनर करता है और कुछ ट्रांजैक्शन कंसाइनी करता है, पर ये सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कंसाइनमेंट के होते हैं. तो कंसाइनर के ट्रांजैक्शन ओनली कंसाइनर रिकॉर्ड करता है. कंसाइनर के जो ट्रांजैक्शन है जैसे गुड सेंड किया, कंसाइनमेंट के एक्सपेंस हुए, ये एक्सपेंसेस जो है वो सिर्फ, ये ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ कंसाइनर रिकॉर्ड करता है, कंसाइनी इनको रिकॉर्ड नहीं करता है. कंसाइनी की बुक में इनकी कोई भी एंट्री नहीं होती है. जबकि कंसाइनी के जो ट्रांजैक्शन है वो कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों जने क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. क्या बोला मैंने पता है, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है. अपन ने बोला ट्रांजैक्शन ऑफ कंसाइनर और ट्रांजैक्शन ऑफ कंसाइनी. तो जो कंसाइनर के ट्रांजैक्शन है जैसे गुड सेंड किया या ट्रांजिट एक्सपेंस किए, वो सिर्फ कंसाइनर रिकॉर्ड करता है, कंसाइनी की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती है. और कंसाइनी के जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कंसाइनी ने किए इसलिए कंसाइनी तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, पर वो है किसके, कंसाइनर के हैं, इसलिए कंसाइनर भी रिकॉर्ड करता है. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कंसाइनर की बुक में कंसाइनर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं और कंसाइनी के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं. जबकि कंसाइनी की बुक में कंसाइनर के ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ कंसाइनी के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं. और इसको ऐसे देखा जाए तो कंसाइनर के ट्रांजैक्शन सिर्फ कंसाइनर की बुक में रिकॉर्ड होंगे, जबकि कंसाइनी के ट्रांजैक्शन कंसाइनर भी रिकॉर्ड करेगा क्योंकि वो उसके ट्रांजैक्शन, और कंसाइनी भी रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसने किए. समझ में आया? अब इसके बाद बात करते हैं कि जनरली कंसाइनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, गुड सेंड, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को क्या करेगा, गुड सेंड करेगा. तो गुड सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, ठीक है. उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, वो गुड्स को सेंड करने के लिए लोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस और ट्रांजिट फ्रेट, ये सब पेमेंट कौन करेगा, कंसाइनर. फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, ठीक है. वो गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी और वो गुड्स को कहाँ तक लेके जाएगा,
वो गुड्स को लेके जाएगा गोडाउन तक, और उसके लिए वो क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुड सेंट होता है, फिर उस पर कंसाइनर कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, फिर कंसाइनी कुछ एक्सपेंस करेगा। तो बेटा कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस है उनको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्पसफुली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अप टू गोडाउन, गोडाउन तक ले जाने के लिए, फॉर गोडाउन, फॉर गोडाउन मतलब कंसाइनर के गुड्स को स्टोर करने के लिए, जैसे गोडाउन रेंट हो गया ऐसा, और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंस कंसाइनी करने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो गुड सेंट हो गया, गुड सेंड करने पर कंसाइनर को कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कंसाइनी के पास गुड्स जाएगा, फिर कंसाइनी 3 स्टेजेस पे एक्सपेंस करेगा, एक अप टू गोडाउन, एक फॉर गोडाउन और एक सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सेल हो जाएगा, सेल पे क्या होगा, कुछ कमीशन मिलेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा हो सकता है कि कुछ गुड्स क्या रह जाए, अनसोल्ड रह जाए, अनसोल्ड गुड्स विथ कंसाइनी। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कैलकुलेशन और फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट हो जाता है। तो इन जनरल रूटीन बात करूं, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो पक्के से तुमको कंसाइनमेंट आज तक नहीं आया होगा, पर आज पक्के से आएगा आपको। तो ये 7-8 ट्रांजैक्शन है जो जनरली होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कंसाइनर गुड सेंड करेगा, फिर उस पर वो एक्सपेंस करेगा, फाइनली गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंसाइनी के कुछ एक्सपेंसेस होंगे इस गुड्स पे, एक अप टू गोडाउन, एक फॉर गोडाउन और एक सेलिंग एक्सपेंस। फिर क्या होगा, सेल हो जाएगा, सेल पे कुछ कमीशन अपने को देना पड़ेगा, फिर कुछ गुड्स ऐसा हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर एंड पे कुछ अनसोल्ड गुड्स रह जाए कंसाइनी के पास, उसका अकाउंटिंग होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन और फाइनल सेटलमेंट। ये बेसिक ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये फ्लो फिक्स है, गुड सेंट होगा, मतलब अगर मैं फ्लो की बात करूं, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो क्या होने वाला है, देखो कंसाइनर और कंसाइनी। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, गुड सेंट होगा, फिर उसके बाद कंसाइनर को उस पर कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, फिर उस गुड्स को रिसीव करके कंसाइनी अप टू गोडाउन ले जाएगा, तो यहां पे कुछ एक्सपेंस होगा, फॉर गोडाउन कुछ एक्सपेंस होगा, फिर इस गुड्स को सेल करेगा तो एक्सपेंस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, सेल होगा, सेल पे कुछ कमीशन कैलकुलेट होगा, ईयर एंड पे 3 चीजें हो सकती है जनरली, अनसोल्ड गुड्स, प्रॉफिट कैलकुलेशन और फाइनल सेटलमेंट। ये जनरली ट्रांजैक्शंस का फ्लो हर क्वेश्चन में कंसाइनमेंट में चलता है। और अपने को क्या करना है, इन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज देखनी है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है वो अपने को बात करना है। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, अब यहां पे अगर अपन बात करें, यहां जैसे अगर अपन बात करें तो अपन यहां ले लेते हैं ट्रांजैक्शन, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और ये हो गया इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ये एंट्रीज आएगी तो आपको सिर्फ पोस्टिंग करना रह जाएगा बाकी। तो आपको मैंने बताया था क्या कि कंसाइनर का ट्रांजैक्शन सिर्फ कंसाइनर रिकॉर्ड करता है, जबकि कंसाइनी के ट्रांजैक्शन को कंसाइनी भी रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसने वो ट्रांजैक्शन किया है, और ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर किया, इसलिए कंसाइनर भी उसको रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपको जो एग्जाम्पल मैंने समझाया उसमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्या होने वाला है पता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट पे हो रहे हैं वो सब यहाँ पे क्या होने वाले, डेबिट, और जो भी इनकम है वो सब यहाँ पे क्या होने वाली, क्रेडिट। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। और जो ट्रांजैक्शन कंसाइनी ने किए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे किसको यूज करना पड़ेगा, कंसाइनी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनी इसकी कोई भी एंट्री नहीं करता है। अगर मान लो गुड्स रिटर्न हो जाए,
गुड्स रिटर्न हो जाए, गुड्स वापस आ जाए, तो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट जो है वो वापस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां कोई एंट्री नहीं होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो परचेज में से माइनस हो जाए। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, उसमें से माइनस करने के लिए हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो बिजनेस में, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो सेल करने के लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अब उसको तुम अदर देन सेल कहीं और यूटिलाइज करते हो तो परचेज वापस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो परचेज को माइनस करने का एक तरीका क्या है कि या तो परचेज को क्रेडिट करो और या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो एट द एंड ऑफ द ईयर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो पहले क्रेडिट किया था उसका बैलेंस जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एंट्री होती है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी कोई भी एंट्री कंसाइनी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है क्या होता है, कंसाइनर एक्सपेंस पेमेंट करता है, लोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट फ्रेट, ये सब कंसाइनर एक्सपेंस कर रहा है। तो एक्सपेंस कोई भी करो हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पे एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको भी कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करता है। समझ में आया। उसके बाद अगर अपन बात करें फिर क्या होता है बताओ, गुड्स कंसाइनी रिसीव करता है, रिसीव करके वो क्या करता है, अपने गोडाउन में लेके जाता है, फिर वो गोडाउन के कुछ एक्सपेंस करता है, सेलिंग एक्सपेंस करता है। तो इसके बाद क्या होता है, कंसाइनी के एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो अप टू गोडाउन हो, चाहे वो फॉर गोडाउन हो, चाहे सेलिंग एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, वो एक्सपेंस कंसाइनी कर रहा है, वो एक्सपेंस कंसाइनी कर रहा है, पर वो है किसके, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। तो कंसाइनमेंट के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि वो अमाउंट हमारे लिए एज ए कंसाइनर, हमारे लिए वो अमाउंट कंसाइनी को क्या है, पेबल है। और कंसाइनी बन के सोचो, वो जो भी एक्सपेंस आप पेमेंट कर रहे हो वो कंसाइनी के पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। जो भी कंसाइनी एक्सपेंस पेमेंट कर रहा है वो कंसाइनी के पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। वो क्या है पता है, वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस जो अपने को एज ए कंसाइनी वापस कंसाइनर से ले रहे हैं। तो यहां पे एंट्री क्या होती है, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद सेल, उसके बाद एंट्री होती है किसकी, सेल की। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे सेल होता है तो सेल कंसाइनमेंट के लिए क्या है, इनकम है, एंड इट इज रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी। तो यहां पे क्या होता है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस की एंट्री में ओके कंसाइनी के एक्सपेंस हुए तो कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिकॉज इट इज पेबल टू कंसाइनी। अब कंसाइनी बन के सोचो, कंसाइनी बन के सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि वो कंसाइनर से क्या है, रिसीवेबल है, वो एक्सपेंसेस कंसाइनर से रिसीवेबल है। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाती है इस केस में, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब कंसाइनी के एक्सपेंस हो गए, अप टू गोडाउन हो गया, फोर गोडाउन हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया। इसके बाद क्या होता है, सेल होता है। अब आप सोचो कि अगर सेल होता है तो कंसाइनमेंट के लिए इनकम है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, एंड दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी। तो एंट्री हो जाती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब कंसाइनी बन के सोचो, सेल का जो भी पैसा मिल रहा है वो कंसाइनी का पर्सनल इनकम नहीं है, दैट अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कैश सेल हुआ तो कैश अकाउंट, या क्रेडिट सेल हुआ तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो किसको पेएबल है, कंसाइनर को पेएबल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कमीशन। तो कमीशन कंसाइनमेंट के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कंसाइनी के लिए, कंसाइनी बन के सोचो, कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है,
कंसाइनी के लिए अगर बात करें तो कमीशन क्या है, इनकम है विच इज रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनर, तो एंट्री होती है कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर कंसाइनमेंट का कोई स्टॉक कंसाइनी के पास रह जाए, कंसाइनमेंट का कोई भी अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर कंसाइनी के पास रह जाए, तो वो कंसाइनी का स्टॉक नहीं होता है, वो स्टॉक होता है कंसाइनर का। कंसाइनर को उस स्टॉक को अपनी बुक में लाना पड़ता है। तो जैसे नॉर्मल एंट्री क्या होती है स्टॉक की, अगर आपको पता हो तो नॉर्मल एंट्री स्टॉक की होती है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। वैसे ही जैसे स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, वैसे कंसाइनमेंट में भी क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आता है एज ए अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पे अगर कोई क्या हो, अनसोल्ड स्टॉक हो, तो वो अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी का नहीं है, वो अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनर का है। तो अनसोल्ड स्टॉक की बात करें, फॉर अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी, तो कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री क्या करता है, स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और कंसाइनी इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा, समझ में आया। और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कंसाइनर की बुक में, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कंसाइनर की बुक में हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था जो नॉमिनल था, जिसके डेबिट में एक्सपेंस थे और क्रेडिट में इनकम थी। तो अगर क्रेडिट एक्सेस होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट से वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल में, तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहां कोई भी एंट्री नहीं होती है। और लास्ट अगर मैं बात करूं फाइनल पेमेंट, तो कंसाइनी एट द एंड ऑफ द ईयर कंसाइनर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो फाइनल पेमेंट की अगर अपन बात करें, तो फाइनल पेमेंट में कंसाइनर को अमाउंट रिसीव होता है कंसाइनी से, तो ये एंट्री क्या करेगा, कैश या बीआर, जो भी है कैश या बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। जैसे होता है ना कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम के लिए अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, वैसे ही अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी की एंट्री क्या होती है, कैश या बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कंसाइनी इज गोइंग टू मेक पेमेंट टू कंसाइनर, तो यहाँ एंट्री हो जाती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बिल्स पेबल। तो ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं। तो अपने को क्या होता है, कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है, कंसाइनी अकाउंट बनाना होता है, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अपने को कंसाइनर अकाउंट बनाना होता है। तो अगर आपको एंट्रीज लर्न है तो आप वो एंट्रीज सोच के उन अकाउंट में बहुत इजीली पोस्टिंग कर सकते हो। तो गुड सेंट रिटर्न, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं परचेज में से माइनस करने के लिए। फिर कंसाइनर के एक्सपेंस, चाहे वो अप टू गोडाउन हो, चाहे फॉर गोडाउन हो, चाहे सेलिंग है, उसके बाद सेल, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंसाइनर के एक्सपेंस हो गए, सॉरी ये कंसाइनी के एक्सपेंस, अप टू गोडाउन, फॉर गोडाउन और सेलिंग, उसके बाद में सेल बाय कंसाइनी, उसके बाद उस पर कमीशन, और उसके बाद कोई भी अनसोल्ड स्टॉक हो तो उसके लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड स्टॉक, प्रॉफिट कैलकुलेशन और फाइनल पेमेंट की एंट्रीज होती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा अपन ने क्या बात। तो अभी तक अपन ने बात किया रूटीन ट्रांजैक्शन कि भाई गुड सेंड किया, कंसाइनर ने एक्सपेंस किया, फिर कंसाइनी के एक्सपेंस, सेल, कमीशन, प्रॉफिट, फाइनल सेटलमेंट। अब इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटीज है कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनर गुड सेंड करता है किसको, कंसाइनी को। तो इन ट्रांजिट ऐसा हो सकता है कि कोई गुड्स क्या लॉस हो जाए, कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनी को गुड सेंड किया, तो बच्चों इन ट्रांजिट रास्ते में ऐसा हो सकता है कि वो गुड्स लॉस्ट हो जाए, या कंसाइनी गुड्स को रिसीव करके कहाँ ले गया, गोडाउन में ले गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेल होने से पहले यहां पे गोडाउन में क्या हो, कुछ लॉस हो जाए। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लॉस। तो जो भी लॉस है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इन ट्रांजिट लॉस होगा कंसाइनी के गुड्स रिसीव करने से पहले, या इन गोडाउन लॉस होगा कंसाइनी के गुड्स रिसीव करने के बाद। तो लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अभी अगर अपन बात करें कि लॉस
का क्या ट्रीटमेंट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो लॉस जो है वो लॉस नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस है या एब नॉर्मल लॉस है। अभी नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? नॉर्मल नॉर्मल अपन ने बोलते नॉर्मल है, होता है, सबके साथ होता है। तो ऐसा ही है, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज, हाँ ये तो नॉर्मल है, होती है। तो नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है? ऐसा लॉस जो सबके साथ होता है, एक्सपेक्टेड लॉस। तो नॉर्मल लॉस मतलब एक्सपेक्टेड लॉस, ऐसा लॉस जो एक्सपेक्टेड है कि होगा ही होगा, वो लॉस आपके लिए क्या है? नॉर्मल लॉस है, जो सबके साथ होता है। और इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अनअवॉइडेबल इन नेचर, अनअवॉइडेबल इन नेचर, जो बेसिकली क्या होता है? गुड्स की नेचर की वजह से होता है, ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स। जैसे अगर हम लोग कॉटन कपड़ा परचेज करें और उसको हम लोग वॉश करें, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कॉटन कपड़ा वॉश होने के बाद श्रिंक हो जाएगा। तो जो श्रिंकेज है वो नॉर्मल है, अनअवॉइडेबल है, हम लोग उस श्रिंकेज को रोक नहीं सकते। इसी तरह से क्या होता है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो तो पेट्रोल भरवाते समय जनरली क्या होता है? पेट्रोल भरवाते समय अगर बात करें तो पेट्रोल उड़ता है। तो जो पेट्रोल का उड़ना है वो नेचर है उसका, वो कॉटन का श्रिंक होना उसका नेचर है, पेट्रोल का उड़ना उसका नेचर है। तो ये जो लॉस है वो क्या है? नॉर्मल लॉस है। अगर आपने मान लो वुड परचेज किया है ना, लकड़ी, और वो वुड जो लकड़ी आपने परचेज की, वो परचेज करते समय थोड़ी थोड़ी गीली थी, तो उसका वेट ज़्यादा था। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे वो लकड़ी सूखेगी, वैसे उसका वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये जो वेट कम हो रहा है ये क्या है? नॉर्मल है। तो ऐसा लॉस जो एक्सपेक्टेड है, सबके साथ होता है, जो नेचर में क्या है? अनअवॉइडेबल है, जो गुड्स की नेचर की वजह से होता है, वो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। और कंसाइनमेंट में क्या, पूरी अकाउंट्स में हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस का नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम लोग नॉर्मल लॉस का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो यहां भी अगर कंसाइनमेंट पे कोई गुड्स नॉर्मल नेचर का हुआ है तो नॉर्मल लॉस के लिए हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, तो कोई एंट्री नहीं होती नॉर्मल लॉस की। वहीं एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो ऐसा लॉस जो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा लॉस जो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा लॉस जो अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल है मतलब हम लोग थोड़ा केयर करें तो उस लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो अगर आप केयर करो तो ये सारे लॉसेस सबके साथ नहीं होते हैं। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब हमारी गलतियों की वजह से होते हैं, गुड्स की नेचर की वजह से नहीं होते हैं। ये सारे लॉस आपके लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, जो नेचर में क्या होते हैं? अवॉइडेबल होते हैं। तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस को हटाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम रखने के लिए कोई एंट्री नहीं करते, जबकि एबनॉर्मल लॉस को हटाने के लिए हम लोग एंट्री देते हैं। ठीक है, अभी इसका लॉजिक समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकली समझना कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता है जबकि एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है। देखो बच्चों, जब भी हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, जब भी हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोई चीज़ का हम डिसीजन लेते हैं, तो वी कंसीडर ऑल नॉर्मल थिंग्स। हम लोग सारी नॉर्मल थिंग्स कंसीडर करते हैं। जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग करते समय वी कंसीडर ऑल नॉर्मल थिंग। जैसे मान लो अगर रेनी सीजन में कोई फंक्शन करोगे, तो बारिश के सीजन में अगर कोई फंक्शन करोगे तो सोचो क्या पॉसिबिलिटीज है? नॉर्मल है, बारिश आएगी। तो हम लोग अपना जो भी टेंट वगैरह लगवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बारिश से कवर करने के लिए हम लोग वाटरप्रूफ टेंट लगवाते हैं, तो नॉर्मल है। समझे मैंने क्या बोला? तो मैंने आपको क्या बोला कि डिसीजन मेकिंग करते समय हम लोग सारी नॉर्मल चीजों को कंसीडर करके डिसीजन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वी कंसीडर ऑल नॉर्मल थिंग्स। हम सारी नॉर्मल थिंग्स को कंसीडर करके क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, रेनी सीजन में अगर आप रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में अगर कोई घर में फंक्शन करोगे, तो फंक्शन करोगे तो क्या होगा? वी हैव टू कंसीडर नॉर्मल है, बारिश आती है, तो जो भी करोगे वो बारिश आती है ये ध्यान में रखते हुए ही हम लोग करेंगे ना। तो हम लोग टेंट लगाएंगे तो क्या वाटरप्रूफ टेंट लगाएंगे। अब जैसे मान लो हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो हिल स्टेशन पे जाते हैं तो क्या नॉर्मल है? नॉर्मल है, कोल्ड होगा, कफ होगा, तो नॉर्मल है, कोल्ड होगा, कफ होगा, तो हम साथ में मेडिसिन लेके जाते हैं ना। तो जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग नॉर्मल चीजों को कंसीडर करते हैं, एबनॉर्मल को वी कैन नॉट कंसीडर। एबनॉर्मल तो हमको पता ही नहीं होता है।
अब जैसे आप हिल स्टेशन पे गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो अब अपन साथ में क्या ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर थोड़ा लेके जा सकते हैं कि भाई हार्ट अटैक हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो नॉर्मली नहीं होती है, पर हो गई किसी को तो वो तो हम कंसीडर नहीं कर सकते ना। तो मेरा इस स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझो कि जब भी कोई चीज़ डिसीजन, जब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो वी कंसीडर ऑल नॉर्मल थिंग, हम सारी नॉर्मल थिंग कंसीडर करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल हम कंसीडर नहीं करते। सेम चीज़, आप जो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो, अपन जो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं जो नेचर में नॉमिनल है, इस अकाउंट का मेन पर्पस क्या है? इस अकाउंट का मेन पर्पस है प्रॉफिट कैलकुलेशन। इस अकाउंट का मेन पर्पस है प्रॉफिट कैलकुलेशन। और इस प्रॉफिट कैलकुलेशन पे हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं बताओ? इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि हमको नेक्स्ट टाइम कंसाइनमेंट पे गुड सेंड करना है या नहीं करना है? प्रॉफिट होगा तो सेंड करेंगे, लॉस होगा तो नहीं सेंड करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो नेचर में नॉमिनल है, जिसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन, उस प्रॉफिट पे हमारा डिसीजन बेस्ड होता है कि नेक्स्ट टाइम कंसाइनमेंट पे गुड सेंड करना है या नहीं करना है। तो जो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो, उसका प्रॉफिट डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तो मैंने बोला ना कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग पे होते हैं तो वी कंसीडर ऑल नॉर्मल थिंग्स, हम लोग सारी नॉर्मल थिंग्स कंसीडर करते हैं, पर हम लोग एबनॉर्मल कंसीडर नहीं करते। अब क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इन्वॉल्व रहोगे तो मजा आएगा। अपन ने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सपोज 100 यूनिट सेंड किया 10 रुपीज के हिसाब से 1000, ठीक है। अब ये एज ए एक्सपेंस में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, 10 यूनिट लॉस हो गई विच इज कंसीडर एज नॉर्मल। 100 यूनिट भेजी, 100 यूनिट में से क्या हुआ, 10 यूनिट लॉस्ट हो गई, और ये जो 10 यूनिट का लॉस हुआ है दिस इज कंसीडर एज नॉर्मल लॉस। इसको हमने क्या माना है, नॉर्मल लॉस है। तो बच्चों जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा ना, प्रॉफिट लॉस जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इनकम में से सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस करूंगा। तो जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम लोग सारे नॉर्मल एक्सपेंस और नॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं। तो अपन ने क्या किया, कंसाइनमेंट पे गुड सेंड किया, कितने यूनिट्स, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से, ठीक है। अब ये 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से गुड सेंड किया, इसमें से 10 यूनिट लॉस हो गई विच इज कंसीडर एज नॉर्मल लॉस। तो आप सोचो कि गुड सेंड किया, वो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा हुआ है, उसके बाद नॉर्मल लॉस हुआ। तो जो नॉर्मल लॉस हुआ, वो किस में से हुआ, जो गुड सेंड किया उसमें से हुआ, और वो कंसाइनमेंट में ऑलरेडी डेबिट में लिखा हुआ है। तो जब मैं प्रॉफिट और लॉस निकालता हूं तो मैं कंसाइनमेंट के सारे नॉर्मल एक्सपेंस और लॉस को क्या करूंगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करूंगा। और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पहले मैंने गुड सेंड किया, फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस हुआ है। तो जो गुड सेंड किया वो ऑलरेडी डेबिट में लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मल लॉस किस में से हुआ, नॉर्मल लॉस इसमें से हुआ है, जो ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में एज एक्सपेंस लिखा हुआ है। अब ये नॉर्मल है, अब मुझे इसको एक्सपेंस कंसीडर करना है। मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम में से सारे नॉर्मल एक्सपेंस और लॉसेस माइनस करने हैं। तो आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैंने जो गुड सेंड किया उसमें से ही नॉर्मल लॉस हुआ है, और वो नॉर्मल लॉस ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है, और मुझे उसको एज ए लॉस, एज ए एक्सपेंस कंसीडर करना है, क्योंकि वो नॉर्मल है, हर बार होगा। तो मुझे उसकी कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है। मुझे इसकी कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या है, लिखा हुआ है। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता क्या होता कि अगर 100 यूनिट में से 10 यूनिट्स लॉस हो गई, जो नेचर में एबनॉर्मल है, तो आप अपने आप को समझाओ कि हमने कंसाइनमेंट पे 100 यूनिट्स सेंड किया, वो एज ए एक्सपेंस यहां पे लिखा हुआ है, और इसमें से 10 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गई, इसमें से 10 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गई, और वो एबनॉर्मल लॉस इसके अंदर एडेड है। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय मुझे नॉर्मल एक्सपेंस
नॉर्मल लॉस तो माइनस करना है पर एबनॉर्मल लॉस कंसीडर नहीं करना है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गुड्स सेंड किया, उसके बाद उसमें से एबनॉर्मल लॉस हो गया और वो एबनॉर्मल लॉस एज ए एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, लेकिन मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसे उसको एज ए एक्सपेंस एज ए लॉस कंसीडर नहीं करना है। तो मुझे एबनॉर्मल लॉस जो डेबिट में रिकॉर्डेड है उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए मैं उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट इंटू 10 के हिसाब से 100। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, इसके अंदर जो 10 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड था वो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करके इसको यहां से क्या किया, हटा दिया। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में सिमिलर क्या है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में सिमिलर क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले हम गुड्स सेंड करते हैं, तो जो जो भी गुड्स सेंड करते हो वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं एज ए एक्सपेंस। अब कोई नॉर्मल लॉस होगा तो भी इसी में से होगा, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा इसी में से होगा। अब ये बात आपको ऐसे सोच के भी समझ में आ सकती है कि पहले गुड सेंड करेंगे बाद में लॉस होगा, तो जो लॉस होगा वो गुड सेंट में से होगा। तो जो गुड सेंट है वो एज ए एक्सपेंस अपन ने कंसीडर कर रखा है। अब जो भी आगे जाके नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा वो इसी में से होगा। अब नॉर्मल लॉस को तो मुझे एज ए एक्सपेंस रखना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल को कंसीडर करना है, लेकिन एबनॉर्मल को मुझे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो इस बार हुआ है, हर बार नहीं होगा। तो मुझे इसमें से एबनॉर्मल को हटाना है। अब क्योंकि एबनॉर्मल कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा हुआ है, इसमें से मुझे एबनॉर्मल को हटाना है, तो मुझे एबनॉर्मल को क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, बाय एबनॉर्मल लॉस। तो ये जो डेबिट में एडेड है वो यहां से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों कंसाइनमेंट के डेबिट में ऑलरेडी होते हैं। नॉर्मल लॉस को मुझे एज ए एक्सपेंस कंसीडर करना होता है, इसलिए मैं उसको रखता हूं, कोई ट्रीटमेंट नहीं देता हूं। और एबनॉर्मल लॉस जो डेबिट में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए मुझे क्या होता है, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में डालना पड़ता है। तो अगर अपन बात करें लॉस की, तो नॉर्मल लॉस है जो नेचर में अनअवॉइडेबल होता है, जो गुड्स की नेचर की वजह से होता है। तो नॉर्मल लॉस का नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि वो डेबिट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एबनॉर्मल लॉस जो कंसाइनमेंट के डेबिट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, गुड सेंड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको हटाने के लिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करता हूं। तो एबनॉर्मल लॉस की पहली एंट्री बनती है abnormal loss account debit to consignment account with the cost of abnormal loss। फिर अगर एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह अपने को मिलता है, या कंसाइनी उस डैमेज गुड्स को सेल करता है, उससे कुछ प्रोसीड मिलती है, तो उससे मेरा एबनॉर्मल लॉस कम हो जाता है। तो जो एबनॉर्मल लॉस तुमने यहाँ डेबिट किया वो वापस क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर उसको कंसाइनी एज ए डिफेक्टिव गुड सेल करता है तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। अब जैसे मान लो मुझे लॉस हुआ 100 का और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अपने को दिया 700 का, तो 1000 का लॉस है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 700 दे दिया। अब फाइनली जो भी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो पीएनएल में एज ए लॉस ट्रांसफर हो जाता है, तो एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये मेरे एग्जाम्पल में 300 से ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है, 1000, और उसमें से 700 क्या हुआ, रिकवर हो गया। तो आपको लॉस कितना हुआ, 300 का, और ये लॉस यहां से क्या होगा, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी तक जो अपन ने रिवाइज किया, सबसे पहले अपन ने बात किया गुड सेंट की एंट्री, फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस, फिर कंसाइनी के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद में सेल बाय कंसाइनी, सेल बाय कंसाइनी के बाद कमीशन, ठीक है। कमीशन के बाद अपन ने बात किया क्या, अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने बात किया प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट की एंट्री, फिर
फाइनल सेटलमेंट की एंट्री, और उसके बाद अपन ने अभी बात किया ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो कंसाइनर के जो ट्रांजैक्शन है, कंसाइनर के जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा। तो गुड सेंड की एंट्री यहीं होगी, कंसाइनर की एक्सपेंस की एंट्री यहीं होगी, ये एंट्रीज यहाँ नहीं होती है। कंसाइनी के एक्सपेंस दोनों जगह रिकॉर्ड होंगे, सेल दोनों जगह रिकॉर्ड होगा, कमीशन की एंट्री दोनों जगह होगी। अनसोल्ड स्टॉक सिर्फ कंसाइनर का है, इसलिए कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा। प्रॉफिट सिर्फ कंसाइनर को बिलोंग करता है, इसलिए कंसाइनर एंट्री करेगा। फाइनल पेमेंट की एंट्री दोनों जगह होगी, और एबनॉर्मल लॉस जो भी हुआ है, चाहे वो इन ट्रांजिट हो चाहे गोडाउन में हो, दैट बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली, इसलिए उसकी एंट्री सिर्फ कंसाइनर करेगा। तो इन ट्रांजैक्शन की जो एंट्रीज है वो कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करता है। समझ में आया? तो ये रिवीजन का एक पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और रिवाइज कर दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और इसको और लॉजिकल समझना है तो आप नेक्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं और या आप बता सकते हैं। थैंक यू।